आप ध्यान से सुनना, बात मत करो जी। अब बात मत करो, सुनो। नहीं वहाँ पूछेंगे ना तो कहोगी नहीं सर जी नहीं याद है। देखो शुरू में मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था हिंदी को बताया था कि राजीव में हिंदी आपको मिलेगा 743 से अब तक ना, 743 से अब तक का जो समय रहा वो हिंदी का है। हिंदी कब से चालू हुई बोली जानी या लिखी जानी, तो 743 एडी से अब तक का हिंदी का प्रोसेस चलता आ रहा है। उसके पहले क्या रहा, संस्कृत रहा। संस्कृत भी दो भाग में बटा, वैदिक और लौकिक। फिर पाली भाषा बोली गई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आई, अवहट्ट के बाद तब हिंदी आई। और इस हिंदी 3 क्रम में बटा, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। और इसी हिंदी को हम देख रहे हैं कि हिंदी 743 एडी से लेकर अब तक का जो समय है वो हिंदी का है। इसी हिंदी को आपको मैंने कहा था अरिहंत में 1000 से अब तक दिया है। फिर आपने इस हिंदी को है, अब सुनो, फिर आपने इस हिंदी को 4 भाग में बांटा। देखो 3 भाग में कैसे कैसे बांटा। हिंदी को कहा कि 743 या 1000 या 1100 एडी से अब तक का जो समय हिंदी है। और हिंदी को 3 क्रम में बांटा आपने, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को आपने कहा था कि आदिकाल 743 से लेकर कब तक है, 1343, या 743 से लेकर 1000 से 1350। 1000 से 1350 आपके अरिहंत में देगा, और 743 से 1343 देगा राजीव में। और भी दिया है 843 दिया है, कहीं 849 दिया है, कंफ्यूज मत होना ये डेट में। इसके बाद आपको दूसरा मैंने कहा मध्यकाल। मध्यकाल को 2 क्रम में बांटा गया। मध्यकाल बटा पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो था वो 2 भाग में। पूर्व मध्यकाल को आपने कहा भक्तिकाल ना, और उत्तर मध्यकाल को आपने कहा रीतिकाल। भक्तिकाल का समय सीमा रहा 1343 से 1643 या 1350 से 1650 भक्तिकाल रहा। और रीतिकाल जो रहा 1643 या 1650 से 1843 या 1850 तक रहा। और भक्तिकाल को भी आपने 2 शाखा में बांटा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण माने जिसमें ब्रह्म की पूजा बिना मूर्ति की जाए उसे निर्गुण, और सगुण माने जिसमें ब्रह्म की पूजा यानी भगवान की पूजा मूर्ति के माध्यम से किया जाए। जैसे कृष्ण भगवान की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति है, श्री राम भगवान की मूर्ति है ना, भोलेनाथ की मूर्ति है ना, भगवान शंकर की मूर्ति है। तो मूर्ति के माध्यम से पूजा करना सगुण है। तो सगुण में भी 2 लोग हैं। और उस समय जो थे, आप लोग सुने होंगे कलयुग, द्वापर, त्रेता। कलयुग में कौन, कलयुग में कल्कि अवतार था ना, अभी आने वाला है कलयुग। द्वापर में कृष्ण भगवान थे और त्रेता में कौन थे, श्री राम ना। त्रेता युग में श्री राम थे। सही बोल रहे हैं कि उल्टा सीधा हो रहा है ना। धर्म का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है भाई, इसीलिए बड़ा बच के रहते हैं धर्म से, समझ गए। तो द्वापर में कृष्ण और त्रेता में राम, कलयुग में आने वाले हैं कल्कि अवतार। कहा जाता है कि भगवान कल्कि अवतार में लेंगे और जो भी दुष्ट आत्माएं हैं उनको शांत करेंगे अपने हिसाब से, ठीक। तो ये है। अब इसमें भी निर्गुण और सगुण में भी 2, सगुण में 2 थे, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। कृष्ण भक्ति करने वाले थे सूरदास और राम भक्ति करने वाले थे तुलसीदास। सूरदास ने ब्रज भाषा में रचनाएं की है और तुलसीदास ने अवधी भाषा में रचनाएं की हैं। रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास। ठीक। इसके बाद आपको मैंने बताया निर्गुण में प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। और फिर रीतिकाल आप आए थे। रीतिकाल का समय सीमा रहा 1643 से 1843 या 1650 से 1850। और इस रीतिकाल को 4 का क्रम में बांटा। आपके यहाँ 3 ही दिया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इतना आपके यहाँ दिया है। रीतितर मैंने अलग से लिखाया था, ठीक। इसके बाद मैंने आधुनिक काल पढ़ा 1843 से 1850 से अब तक। और उसमें भी 1843 से 1850 को आपने कई क्रम में पढ़ा है। पहले पढ़ेंगे हम जो आधुनिक काल है उसको, पहले पढ़ेंगे भारतेंद्र युग, फिर पढ़ेंगे द्विवेदी युग, फिर पढ़ेंगे छायावाद युग, फिर प्रगतिवाद युग, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। जो आज की कविताएं लिखी जा रही हैं उसको हम नई कविता कहेंगे। इतना बताया था। इसके बाद मैंने पढ़ना चालू किया था आदिकाल। और आदिकाल में लड़के शांति से सुनो, याद हो जाएगा। आदिकाल में मैंने चालू किया था कि आदिकाल के किन किन नामों से जाना जाता है। आदिकाल जो नाम है उसको आदिकाल किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
आदिकाल को बीज वपन काल भी कहते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद और महावीर में कंफ्यूजन होगा इसीलिए मैंने बताया था एम का मतलब महावीर प्रसाद और बी का मतलब बीज वपन काल। ठीक, इसके बाद मैंने कहा था चारण काल। एक अंग्रेजी राइटर थे जिनका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद मैंने ये बताया था संधि एवं चारण काल, राम कुमार वर्मा। और मैंने ये भी नोटेशन किया था कि जब भी राम कुमार वर्मा आए तो आप इनकी एकांकी याद रखना, दीपदान। और इसी समय एक एकांकी और याद कर लेना जो जयशंकर प्रसाद का है, क्या, एक घूंट। ये दोनों एकांकी है, इंपॉर्टेंट एकांकी है। फिर मैंने बताया था चारण काल के बाद चारण काल हो गया, बीज वपन काल हो गया, संधि एवं चारण काल हो गया, फिर सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन। फिर मिश्र बंधु विनोद ने भी इनका नाम रखा था, क्या रखा था, आरंभिक काल। मिश्र बंधु विनोद ने इनका नाम क्या रखा, आरंभिक काल। अब मिश्र बंधु विनोद में 3 भाई, गणेश, सुखदेव, श्याम। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये मिश्र बंधु विनोद थे। और कोई छूट गया कि बस हो गया? इतना काल मैंने बताया था कि आदिकाल को इन नामों से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि आदिकाल में भी 3 क्रम में रचनाएं लिखी गई हैं, रासो काव्य, उसके बाद सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तो यानी इसमें जो है आदिकाल की रचनाएं भी कितने क्रम में लिखी गई, 3। यहाँ देखो हम लिख रहे हैं आदिकाल, यहाँ देखो दिख रहा है कि नहीं, आदि नीचे है ज्यादा कि एकदम सही लिख रहे हैं, बोलो देखो सही है। ये 743 से 1343 या 700 1100 से कितना 1300 ना, ये रहा आदिकाल। इस आदिकाल को आप 3 में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रासो काव्य, कौन सा, रासो काव्य, यही इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ जो पूछेगा यही से। फिर सिद्ध साहित्य, और फिर नाथ साहित्य। नाथ अभिनव बात कर रहे हो, अभी कहोगे याद नहीं हुआ। बार बार मैं मना किया हूँ, तुम लोग पढ़ने का कोई अर्थ निकलना चाहिए। आए हो पढ़ने तो दिमाग लगाओ, कोई मतलब नहीं है उल्टा सीधा करने कह दो, दिमाग उल्टा लगाने। क्या करोगे अभी मैं कह रहा हूँ पढ़ लो ना, 1 घंटे आए हो 1 घंटे मन लगा के पढ़ो, फिर बाद में देखना। रासो काव्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इसको 3 क्रम में पढ़ेंगे। रासो काव्य में एक ही महाकाव्य लिखा गया है, केवल एक ना, बाकी सब खंड काव्य हैं। महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। अगर आपको वीडियो देखना है तो पुराने वीडियो में मैंने ये पढ़ाया है कि किसे हम कहते हैं ये महाकाव्य है और किसे हम कहते हैं ये खंड काव्य है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या होता है ये भी मैंने वहाँ बताया, खूब अच्छे से बताया है। तो खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर क्या होता है, इसको देखना चाहें तो आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। आपके यहाँ इतना लेंदी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। ठीक, आप देखना, आपका मन करे देख लेना, नहीं मन करता तो आपके यहाँ है भी नहीं, यूपीएससी का सिलेबस है वो ना, आपका मन करे देख सकते हो। रासो काव्य, रासो काव्य में केवल एक ही महाकाव्य लिखा गया है जिसका नाम है क्या, पृथ्वीराज रासो। बाकी सब जो भी लिखे गए हैं 10 या 11 मैंने आपको भी लिखवाया होगा, वो सब के सब खंड काव्य हैं। केवल एक ही महाकाव्य है जिसका नाम है क्या, पृथ्वीराज रासो। तो अब आदिकाल की रचनाएं लिखते हैं। आदिकाल में कौन कौन रचनाएं लिखी गई और उसके कौन कौन रचनाकार रहे। तो सबसे पहले हम किसमें लिखेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, रासो काव्य। फिर पढ़ेंगे क्या, सिद्ध साहित्य। फिर पढ़ेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में 1-1, 2-2 रचनाएं हैं, ज्यादा नहीं है ना। सबसे ज्यादा रचनाएं कहाँ की पढ़ेंगे। और इसी में जो 2 पूछता है आपके यहाँ कक्षा 10 में, जो बार बार रिपीट करके पूछता है, पदावली किसकी रचना है, कीर्ति पताका और कीर्ति लता किसकी रचना है, विद्यापति की, यही पूछता है। सुन लो, पहले ही बता दे रहे हैं क्या पूछता है। पूछता है पदावली किसकी रचना है। देखो ये हाल है, मैं कह रहा हूँ तुम लोग बात कर रहे हो, तुम ही बता दो, बतला रहे हो।
बता रहे हो सप्तमी। कीर्ति पताका और कीर्तिलता और पदावली, ये तीनों रचनाएं विद्यापति की हैं। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहते हैं। क्या नाम है? किसका नाम मैथिल कोकिल है? विद्यापति। इन्होंने रचनाएं की हैं कीर्ति पताका, कीर्तिलता। कीर्ति पताका, कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में लिखा है और पदावली को इन्होंने लिखा है मैथिल भाषा में। किस भाषा में? यही पूछता है। ठीक। और अमीर खुसरो की भी रचनाएं पूछता है। अमीर खुसरो भी इसी में है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का क्या कहा जाता है? जनक। खड़ी बोली का जनक कौन है? अमीर खुसरो। अभी हम पढ़ेंगे, घबराओ मत। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ाते चल रहे हैं वैसे देखो, पहली रचना हम क्यों लिख रहे हैं? देखो, आदिकाल की रचना है, यहाँ दिख रहा है नहीं? थोड़ा नीचे। आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचनाओं में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन्हीं को हम पहले देख लेते हैं। 10 या 11 रचनाएं हैं और पहली रचना हम देखेंगे कौन सा? पृथ्वीराज रासो। देखो, पहली रचना है पृथ्वीराज रासो। अभी जो भी हम 10-11 रचनाएं लिखेंगे सब कौन से काव्य होंगे? रासो काव्य। जो भी 10 या 11 रचनाओं को हम लिखेंगे सब के सब किस काव्य को लिखेंगे? तो पृथ्वीराज रासो कैसा काव्य है? रासो काव्य है। कौन सा काव्य है? किसने लिखा है? चंदवरदाई ने। किसने लिखा है? चंदवरदाई ने। और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह पृथ्वीराज रासो हिंदी का क्या है? हाँ, प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। यह पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, याद रखना। और इसके बाद और रासो काव्य में केवल एक ही महाकाव्य लिखा ही गया है। कौन? पृथ्वीराज। अभी इसमें देखो, रासो काव्य में हम 10 या 11 रचनाओं को लिखेंगे, घबराओ मत। उसमें से केवल और केवल यही एक ऐसी रचना है जो क्या है? महाकाव्य। बाकी सब क्या है? खंड काव्य है। बाकी सब तो एक ही रचना ऐसी है, ये पृथ्वीराज रासो ही, जो क्या है? महाकाव्य है। बाकी जो भी हम लिखेंगे सब का सब क्या रहेगा? तो इस रासो काव्य में 2 चीजें लिखी जाएंगी। क्या क्या? महाकाव्य और महाकाव्य। और क्या? खंड काव्य। और महाकाव्य और खंड काव्य में आपको जितना मैंने लिखाया है, केवल पृथ्वीराज रासो को छोड़ दो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो यही क्या है? महाकाव्य है। बाकी जो भी हम लिखाएंगे सब के सब क्या रहेंगे? सब जितना मैं लिखाऊंगा, जो भी 10-12 रचनाएं लिखाएंगे सब के सब खंड काव्य। क्यों? क्योंकि रासो काव्य में केवल एक ही रचना ऐसी है जो क्या है? महाकाव्य। बाकी जो भी रचनाएं हैं सब क्या हैं? खंड काव्य। अब यहाँ कुछ चीजें जान लो जो प्रश्न पूछता है। पृथ्वीराज रासो को लिखा किसने है? तो चंदवरदाई ने लिखा है। चंदवरदाई क्या थे जानते हो? दरबारी कवि थे। क्या थे? जो महाकाव्य लिखता है उसे महाकवि कहते हैं, कवि नहीं क्या कहेंगे? इसीलिए चंदवरदाई क्या है? महाकवि। पृथ्वीराज रासो में जो चंदवरदाई ने लिखा है, ये किसके ऊपर लिखा है? तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। पृथ्वीराज चौहान। पेपर में एक बार पूछा था, लोगों को याद केवल यही है पृथ्वीराज चौहान, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान कौन से नंबर के थे? 3rd थे। ये भी पूछा प्रश्न है कि चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किसके विषय में वर्णन किया है? तो पृथ्वीराज चौहान के विषय में। लेकिन अगर वहां दे देगा कि पृथ्वीराज चौहान 1st, पृथ्वीराज चौहान 2nd, पृथ्वीराज चौहान 3rd या पृथ्वीराज चौहान 4th, तो किस में लगाओगे टीका? और वहां कंफ्यूज हो जाओगे। अगर 3rd याद नहीं रहेगा, पर 1st, 2nd, 3rd, 4th दिया रहता है, तो आप याद रखना पृथ्वीराज चौहान कौन? 3रे नंबर के। ठीक, इन्हीं के विषय में लिखा है। देखो इसमें लिखा क्या गया है पृथ्वीराज रासो में, ध्यान से सुनो।
ये पृथ्वीराज चौहान जो थे उस समय के जितने भी राजा थे उनमें सबसे पावरफुल राजा ये थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान प्रेम किया करते थे न संयोगिता से। किससे? संयोगिता। जयचंद एक, यहाँ देखो, एक राजा था जिसका नाम था जयचंद। जयचंद, जयचंद राजा है, ये भी राजा है, ये भी राजा है, लेकिन ये दूसरे जगह के हैं, ये दूसरे। जयचंद की बहन है। जयचंद की बहन कौन है? संयोगिता। इसमें किसका वर्णन है मैं बता रहा हूँ। जयचंद की बहन का नाम क्या है? संयोगिता। संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान तृतीय किससे प्रेम करते थे? संयोगिता से प्रेम किया करते थे। लेकिन अब देखो, ये जयचंद पृथ्वीराज चौहान से क्या था? कमजोर था। जयचंद पृथ्वीराज चौहान से कमजोर था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को मना करता था और पृथ्वीराज चौहान नहीं मानते थे ना कि मेरी बहन से ऐसा मत करिए। तो ये पावरफुल ज्यादा थे, इसलिए जयचंद की बातों को माना नहीं करते थे, अवहेलना कर देते थे, जो करना है कर लो ना। तो इस स्थिति, इसलिए ये जलन करता था किससे? पृथ्वीराज चौहान। और ये भी चाहता था कि जितना पावरफुल ये है मैं भी शासक बनूं और मैं भी राज करूं सब जगह, लेकिन इसके आगे इनका दाल गलता नहीं था, इसलिए ये जलते थे इससे। ठीक, तो हुआ क्या कि ये जयचंद अपने यहाँ गोरी आक्रमण करता है। मोहम्मद गोरी। कौन? मोहम्मद गोरी। सुनो, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी अपने यहाँ कई बार आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, क्योंकि पावरफुल इंडिया में उस समय सबसे ज्यादा कौन था? तो इन्हीं के ऊपर आक्रमण करेगा। छोटे मोटे राजा तो अपने आप सिलेंडर कर देंगे, बड़ा राजा अगर ध्वस्त हो गया तो छोटे राजा तो अपने आप धराशायी हो जाएंगे। तो बार बार ये आक्रमण करता था और बार बार हार के चला जाता। कहते हैं कि 16 बार आक्रमण किया था, 17वीं बार जीता था। क्या ना? 16 बार आक्रमण किया, 17वीं बार जीता। 17वीं बार जीता क्यों? जयचंद ने इसको निमंत्रण भेजा। जयचंद सोचा कि मैं पृथ्वीराज चौहान को बुला लेता हूँ, मोहम्मद गोरी को बुलाता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, मोहम्मद गोरी आएगा अपनी सेना लेके और मैं भी अपनी सेना मिला लूंगा, तो इसके सेना से हम दोनों की सेना मिलके ज्यादा हो जाएगी, और जब ज्यादा हो जाएगी तो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे? आक्रमण, और जीत भी जाएंगे हम लोग। और जीतने के बाद ये मोहम्मद गोरी विदेशी है, जीतेगा, यहाँ खजाना वजाना लूटेगा और विदेश चला जाएगा, और हम यहाँ शासक बन जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान मर ही जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर की पावरफुल हम ही है। जैसे दो लोग पावरफुल हैं, दो लोग शक्तिशाली है, एक मर गया तो एक आदमी क्या हो जाएगा? वहां का राज करना चालू कर देगा। जैसे दो लोग हैं तो उसमें से एक आदमी मर गया तो एक बचा, अब वही राज करेगा, और बाकी सब। ये दोनों लोग पावरफुल हैं, लेकिन इतना पावरफुल जितना ये पृथ्वीराज चौहान है इतना ये नहीं है। और ये जलता इसलिए भी था क्योंकि एक बार ये अपने बहन का ये चाहता था कि मेरी बहन बार बार उससे मिलती है, तो इसको खराब लगता था, तो इसने संयोगिता का स्वयंवर रख दिया। क्या रख दिया? इसका स्वयंवर रखा, और स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया और पृथ्वीराज चौहान को द्वारपाल के रूप में ऐसे लेके बना दिया। नहीं, ऐसे देखो आप लोग ऐसे लेके खड़े रहते हैं ऐसे बल्लम की तरह। कभी कभी आप बारात में जाओ तो मुहार के सामने ऐसे कपड़ा पहन किसे लगा, एक दो जने खड़ा रहते, तो यही बना दिया, द्वारपाल के रूप में इनको लगा दिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को द्वारपाल के रूप में ऐसे गेट के सामने खड़ा कर दिया। संयोगिता आई और संयोगिता वरमाला लेके आई, तो जितने लोग खड़े थे ना, जितने लोग बैठे थे, राजा रजवाड़े आए थे, सबको निमंत्रण दिया गया था। जैसे धनुष उठाने के लिए भगवान राम नहीं उठाए थे, तो सब लोग आए थे, कोई उठा नहीं पा रहा था। इसे वहां कहे कि ये अपना वर जिसको चुन लेंगी वही इनका उनसे विवाह करेगा। तो ये गई, और जाने के बाद इन्होंने किया क्या? जितने राजा बैठे थे सबकी तरफ देखी, और देखने के बाद ले गई जो इनके यहाँ मूर्ति बना के द्वारपाल के रूप में किसका मूर्ति लगा था, उसी मूर्ति में जाके क्या पहना दी? माला। तो और वहां से फिर ये अपना एंट्री किए हीरो की तरह, न घोड़ा लेके, और बैठा लिए किसको? पृथ्वीराज चौहान आ रहे हैं, कहाँ? अपने सेना के साथ आ रहे हैं, और जैसे ही ये माला पहनाएंगी इनको क्या करेंगे? अपने घोड़े बैठा के लेके फरार। इससे और ये जलने लगेगा जयचंद। जयचंद कुछ कर नहीं पाता, किसका? पृथ्वीराज चौहान का। इसलिए ये क्या किया? ये सोचा कि मेरी बहन को भगा ले गया, अब तो इससे बदला जरूर लेंगे। इसीलिए निमंत्रण किसको दे देता है? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी और जयचंद की सेना मिल करके किससे युद्ध लड़ती है? पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान तराइन का युद्ध होता है।
कहाँ का युद्ध? तराइन का। उस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? हार जाता है। और हार जाने के बाद मोहम्मद गोरी इसको क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गोरी इसकी दोनों, ये जब बंदी बनाता है तो ये राजा का नियम होता है कि एक राजा अगर दूसरे राजा को विजय करेगा तो उसको सम्मान पूर्वक रखेगा, उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन ये मोहम्मद गोरी अपना देश का था नहीं, ये विदेशी था, तो इसलिए इसने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें क्या कर ली? निकाल, दोनों आंखों को फोड़ दिया। हाँ, फोड़वा दिया। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान जीत हारने के बाद भी मोहम्मद गोरी को घूर के देख रहे थे। मोहम्मद गोरी को ये अच्छा नहीं लगा। हाँ, अरे पहले छुड़वाया, बाद में ना जब ये खड़े हुए उसके सामने तो कह रहा था कि तुम हारे हुए राजा हो, मेरे सामने नजरें झुकाओ। तो इन्होंने कहा मैं भारतीय हूँ, मैं कभी मेरा सर कट जाएगा लेकिन मैं अपनी नजरों को तुम्हारे सामने झुकाऊंगा नहीं, तुम विदेशी हो। समझ गए? ये पहले ही पावरफुल थे, ऐसे कोई बहुत महान नहीं बनता, कोई कुछ न कुछ क्वालिटी रहा होगा तभी तो यह डर रहा था। तो इन्होंने इसके घूर करके इसको देखा, इसलिए इसको गुस्सा आया, इसने दोनों आंख क्या करवा दिया? उड़वा दिया और निकलवा के ले गया इनको कहाँ? अपने यहाँ। फिर इनके कवि जो थे कौन? चंदबरदाई। चंदबरदाई वहां जाते हैं और कहते हैं मेरे जो माने कौन है? राजा जी हैं, ये राजा पृथ्वीराज चौहान, ये क्या करते हैं? शब्दवेदी बाण मारते हैं। तो ये हंसी उड़ाता है कि अच्छा शब्दवेदी बाण मारते हैं। कुछ लोग कहते हैं इनकी आंखें फुड़वा दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं इनकी आंखों पे पट्टी काली बांध के तब मरवाया जाता है। तो यहाँ गोरी मजाक उड़ाता है और मजाक उड़ा के बैठ जाता है कहाँ? गद्दी पे। कहता है चलिए मैं शब्दवेदी बाण देखता हूँ कैसे मारते हैं, या फिर कोई आभास करके मारते हैं, कुछ भी कहा होगा। तो ये जाके वहाँ शब्दवेदी बाण चलाते हैं। तो ये चंदबरदाई कहते हैं लेकिन ये एक शर्त है, मुझे इनके सामने कुछ कविताओं को करना पड़ेगा। जब मैं कविता करता हूँ तभी इनको क्या होता है? कविता करता हूँ तो ये जायज इधर चाहे उधर मार सकते हैं। तो वहाँ लगवाया गया, कुछ भी अपना लगवाया गया होगा निशान की यहीं मारना है आंख बंद करके। तो ये जाते हैं और चंदबरदाई कहते हैं कि ये बैठा रहता है कौन? मोहम्मद गोरी। इसके पहले देखो फिर हुआ क्या, जब ये हारा ना पृथ्वीराज चौहान तो इसको तो बंदी बना ही लिए, और बाद में मोहम्मद गोरी जयचंद को भी टपका दिया। मोहम्मद गोरी इसको भी नहीं छोड़ा। ये मोहम्मद गोरी किसको मार दिया? जयचंद को। कहा कि जब तुम अपने देश के नहीं हुए तो मान लो तुम तो केवल कुर्सी के लिए अपने देश को, अपने देश के राजा को मरवा दिया। ये क्या चाहता? ये सोचा कि मैं अगर पृथ्वीराज चौहान को क्या करूंगा? मरवा दूंगा तो मेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा, मोहम्मद गोरी आएगा, लूटपाट करेगा और लूटपाट करके कहाँ चला जाएगा, और फिर ये तो मर ही गया, अब राजा कौन बन जाएगा? जयचंद बन जाएगा। लेकिन ये और चालाक निकला। ये क्या किया? ये मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी इसको मारा ही, इसको बंदी बना लिया, इनको भी टपकाया। कहा जब तुम अपने देश, चौराहे में मारा था, कहा तुम इतने बड़े गद्दार हो कि जब तुम अपने देश के नहीं हुए, देश के राजा के, तुम मेरे क्या होगे? हो सकता है कभी मेरे भी ऊपर आक्रमण कर दो जब तुम अपने देश के राजा के नहीं हो। इसीलिए कहा जाता है जयचंदों की कमी नहीं देश में। जयचंद मतलब क्या? गद्दार। तो यही गद्दारी किया था ना, नहीं पृथ्वीराज चौहान मारे जाता? नहीं मारा जाता। तो जयचंद कहा नहीं जाता, कभी कभी शब्द सुने हो, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद यानी गद्दारों की कमी नहीं है। तो ये गद्दार था, क्यों? गद्दारी किया देश के साथ, और ये मारा, इनको भी टपका दिया ना। इन जयचंद को भी कौन मार दिया? गोरी। गोरी मारा क्यों जानते हो? क्योंकि गोरी की बिटिया थी, और गोरी की बिटिया को इसका ही गुलाम फंसा लिया था। गोरी के 3 गुलाम थे ना। गोरी की कितने गुलाम? 3। एक का नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे का नाम था यालदौज, और एक का नाम था कुबाचा। हाँ देखो, ये तीनों प्रिय थे। गुलाम का मतलब होता है कि जैसे पहले के समय में दास खरीदे जाते थे ना, जैसे जो थोड़ा सा माने ऐसा होता था जो कट्टर होता था, जिसका हृदय कांपता। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को आपने देखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर रहे थे, जब चाणक्य वहां से चोटी इसका घनानंद क्या किया, चाणक्य पंडित थे, और पंडित थे तो इनके दरबार में गया कि कहा कि अब आक्रमण करने वाले हैं, आप सतर्क हो जाइए। कहा मुझको आए हो बताने, उनका चोटिया पकड़वाया और घिरवा के पंडित जी को फेंक दिया। तभी इन्होंने लिया था प्रण कि मैं घनानंद तुम्हारा सर्वनाश करके तभी छोड़ूंगा। कौन कहा था? अरे कौटिल्य, चाणक्य। और चाणक्य जा रहे थे अपमान लेने के लिए, रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते में ही खेल चल रहा था। उस खेल में चंद्रगुप्त मौर्य क्या खेल रहा था जानते हो? कीर चीलम।
सब लड़के क्या बने थे, जितने भी लड़के, किरचेलम खेल होता है जैसे राजा, मैं न्याय करूंगा कहते नहीं है, कभी कभी खेल में कुछ लोग होते हैं और एक लड़का राजा बनता है, तो राजा बने थे ये वहाँ जंगल में जाते समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। और क्या कर रहे थे कि उनको ऐसे चंदन नहीं लगाया जाता, तो कुछ मिल नहीं रहा था लगाने के लिए, तो अपना अंगुरिये चीर दिए, तीर से पत्थर लिए चीर के इसे लगा लिए, कहे मैं हूँ राजा। और ये देखा चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य देखा तो सोचा कि बाप रे ये तो बहुत खतरनाक लड़का है, इसी को राजा बनाने लायक है। बाद में आक्रमण करवाएगा इनसे और घनानंद को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करेगा ना। तो ये सब आप कहानी देखेंगे। तो यहाँ भी ये थोड़ा सा ये लोग जो हैं ये इनमें तीनों लोग थोड़ा सा कट्टर हैं, माने इनके अंदर क्षमता है कि किसी चीज में तुरंत उलझ जाओ, लड़ाई झगड़ा कर लो। और ये ज्यादा प्रिय हो गया, क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी के बिटिया को फंसा लिया कौन? ऐबक। अब ये जब मार करके गया ना, यहाँ से मार किया, हाँ संयोगिता तो यहाँ मार गई, उसको छोड़ो, वो अब वो क्या हुआ उसका कहानी गया। अब जो मर गए उनको छोड़ो, हम का जाने कहाँ गई, हमको जो कहानी पता है वही। अब मोहम्मद गोरी जब इनको भी मारा, मोहम्मद गोरी का मारने का उद्देश्य ये था कि मेरी बिटिया मेरा दामाद है। कौन दामाद है? ऐबक। तो ऐबक अगर दामाद है तो अब बिटिया, आदमी चाहता है कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, तो अब इनको निपटाया ही था, इनको भी निपटा दिया। अब गद्दी बैठा देगा किसको? ऐबक को, क्योंकि गोरी तो जहाँ का है वहीं शासन करेगा। अब सोचा कि भारत में कौन शासन करे, तो भारत में शासन करने के लिए कौन लाया, किसको लाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दिल्ली सल्तनत पे पहला याद करो, दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन राज करेगा? हाँ, तो गुड़ खा तसला में गुलाम गुड़ खा तसला गुलाम वंश, फिर आएगा 5 सल्तनत हैं, गुलाम खिलजी वंश, गुड़ खा तसला में तुगलक वंश, गुड़ खा तसला में न, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और लोधी। ये कितने होंगे? 5। ये पांचों दिल्ली सल्तनत पे हैं, इसे दिल्ली कहते हैं। और गुलाम क्यों रखा गया है? इसका नाम गुलाम क्यों रखा गया? क्योंकि ऐबक क्या है? किसका गुलाम है? मोहम्मद गोरी। इसीलिए इस वंश का नाम पड़ेगा कौन सा वंश? गुलाम वंश। और गुलाम वंश में भी अब ये जब ऐबक बनेगा तो ये ऐबक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। अब ऐबक की भी एक बिटिया है ना, और ऐबक का भी एक क्या है, ऐबक जैसे अपना भी ये दास रखेगा, गुलाम रखेगा। ऐबक के गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक है, और इसका गुलाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी इसकी बिटिया को फंसा लिया। किसकी? ऐबक की। अब ये अब गुलाम वंश का दूसरा शासक बन जाएगा कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अब इल्तुतमिश की बिटिया है रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका महिला है। भारत में पहली बार अगर कोई महिला शासन की है तो कौन की है? रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। अब समझ में आया होगा कि इसका नाम क्या कैसे पड़ा। ठीक, संयोगिता वाला बता दिया कहानी, जयचंद वाला बता दिया। अब यहाँ देखो, इसको पूर्ण नहीं करा था, ये पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किया इसी के पुत्र ने न, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई का पुत्र, चंद्रबरदाई का पुत्र। इसका नाम क्या था? जल्लड़। पृथ्वीराज रासो को पूरा नहीं हुआ था, उसके पहले ही दोनों निपट गए। जब ये गया दरबार में मोहम्मद गोरी के, तो मोहम्मद गोरी के दरबार में गया तो तीर चलाया, तो तीर में ये बोल रहे थे चंद्रबरदाई, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है ना चूक चौहान। कहते हैं कि आपका दशा खराब कर ही दिया है, आज न कल मारेगा ही। मोहम्मद गोरी अगर पकड़ के लाया है आपको तो आपको छोड़ने वाला है नहीं। जयचंद को निपटा दिया, अब आप ही बचे हैं, आपको भी निपटाएगा, क्योंकि अपने दामाद को क्या बना दिया है? भारत का राजा बना दिया है। अब आपका नंबर है। इससे अच्छा है कि हम लोग कुछ न कुछ करते हैं और मार के इसको खत्म करते हैं। तो कहता है कि 4 बास, यहाँ से 4 बास जितना दूर होता है, 4 बांस की लंबाई ले लीजिए, 24 गज
और उसमें 24 गज और जोड़ दीजिए, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। और जो राजा बैठा है यहाँ से 4 बास दूर है और 4 बास 24 गज और दूर है, 4 बास नाप लीजिए और 24 गज और नाप लीजिए, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 अंगुल जितना है उतना ऊंचाई उसका सिंहासन लगा है, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, उसके ऊपर कौन बैठा है? ना चूक चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान आप चूकिए मत, मारिए, और अगर ये बच गया तो हम लोगों को बहुत भयानक मौत देगा। तो ये करते हैं और ये क्या करते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान अपना तीर निकालते हैं और मारते हैं। कौन मर जाता है? मोहम्मद गोरी मर जाता है। हाँ, अंधे थे, अंधा कर दिया था या पट्टी बांध दिया था, बंदी बना लिया था ना। और चंद बरदाई खंजर लिए रहते हैं, खंजर को इसको भी भोग देते हैं और अपने आप अंदर भोग लेते हैं, माने पृथ्वीराज चौहान को भी मार देते हैं और खुद को। क्यों? क्योंकि अगर गोरी मरेगा तो इसके जो भी रहे होंगे मंत्री वंत्री तो इनको छोड़ेंगे, कुत्ते की मौत मारेंगे। इसलिए ये खुद अपने को मार लेता है और किसको मार देता है? गधा। पृथ्वीराज चौहान को भी मार लेते हैं चंद बरदाई और खुद को भी। और ये पूरा भी नहीं रहता, पृथ्वीराज रासो पूरा नहीं रहता, तो इस पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का काम करते हैं चंद बरदाई के ही पुत्र। क्या नाम है? जल्हड़। ठीक, ये कहानी थी पृथ्वीराज रासो की। अब अगला दूसरा है, बस करें, टाइम देखो कितना हो गया, 1 नहीं बीत गया, बस करो ना। अब अभी बहुत है इसमें, अभी 1 रचना लिखे हैं ये, लेकिन ये महाकाव्य है। बाकी इसमें 10 रचनाओं को मैं और लिखूंगा, सब के सब क्या रहेंगे? खंड काव्य रहेंगे। ये इतिहास था, मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत ना, ये इतिहास में था। ठीक, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बता दिया।